हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू educator.avinash। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी की 12th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जो कि है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। हमने जब चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था इस बुक का, तब हमने देखा था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो जो हमारे लीडर्स थे उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। उसमें फर्स्ट चैलेंज जो था वो क्या था, नेशन बिल्डिंग का, जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में ही डिस्कस कर लिया था कि नेशन बिल्डिंग में क्या क्या चैलेंजेस थे और लीडर्स ने उससे कैसे डील किया था। सेकंड था डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने का, जो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। अब ये जो थर्ड चैप्टर है ये थर्ड चैलेंज को डिस्कस करेगा। थर्ड चैलेंज क्या था कि जो लोग हैं, मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड भी है और जो बाकी लोग भी हैं, सबकी डेवलपमेंट किस हिसाब से की जाए। कि जो डेवलपमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए, ऑल ओवर इंडिया फिनोमिना होना चाहिए। तो वो कैसे होगी वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। देखिए, हमने पहले ही बात करी है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे डेवलपमेंट किस हिसाब से हमारे लीडर्स ने प्लान की थी। तो डेवलपमेंट का हर किसी का मतलब अलग हो सकता है कि डेवलपमेंट क्या होती है, मगर एक चीज जो कॉमन होती है कि कहीं भी डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग करना जरूरी है। प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? और देखिए, ऐसा देखा जाता है कि हर किसी कंट्री में रिसोर्सेज की कमी रहती है, ये हर किसी के साथ कॉमन है। तो उन रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज तो देखिए कम है और पॉपुलेशन सभी की आप चाहते हो कि सभी की डेवलपमेंट हो, तो आपको ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा केयरफुली यूज करने पड़ते हैं। तो केयरफुली यूज करने हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से प्लानिंग होना जरूरी है। और हमारे चैप्टर का नाम अगर आपने देखा हो तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अकेला नहीं है, प्लान्ड है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट अगर आप सबके लिए चाहते हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने ज्यादा, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। अब ये किस हिसाब से होती है उसका हम सबसे पहले केस स्टडी लेते हैं, जिससे हम समझेंगे कि हमारे चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं और डेवलपमेंट और प्लानिंग का और स्पेशली पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है। तो केस स्टडी है उड़ीसा की। उड़ीसा में क्या है, आयरन और बहुत था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो प्लेयर्स थे उनके साथ, ताकि जो वो आयरन और है, मतलब जो उनका रिसोर्स है, ठीक है, उस रिसोर्स से वो मनी अर्न कर सके और उसके बाद गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है तो वो ये भी इंश्योर करना चाहते थे कि जो वो मनी तो अर्न कर ही रहे हैं मगर जॉब क्रिएशन भी होना चाहिए। तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। तो वो जॉबलेस ग्रोथ ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, एमओयू साइन किया। अब देखिए, ये तो एक सिनेरियो हो गया, बट इसमें बहुत सारे कंसर्न्स भी डेवलप होते हैं। कंसर्न्स कैसे, जैसे फर्स्ट कंसर्न क्या लिखा है यहाँ पे, रिसोर्स लाइज इन मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड प्रीडोमिनेटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि आजकल भी होता है। हमें पता है जो ट्राइबल लोग हैं, जो ट्राइबल लैंड है, नॉर्मली उसके नीचे ये सारे जो भी मिनरल्स वगैरह हैं ये निकलते हैं। तो क्या रहता है, ये जो ट्राइबल लोग हैं ये इनकी ना इमोशनल वैल्यूज भी जुड़ी होती है, सबसे पहली बात तो उस लैंड से, और दूसरी बात पूरी तरह से इनका लाइवलीहुड जो होता है ना वो उस लैंड पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम इन्हें डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप और वहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो आयरन और, ठीक है, या कोई और भी मिनरल है, तो नेचुरली आपको इन लोगों को वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। और ये डिस्प्लेस करके प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो, ये इंश्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऑल्दो पेपर्स में तो ऐसा है कि हाँ, अगर किसी को आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो आप उसकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करोगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता है। इसके बहुत सारे केसेस भी आम करके हम सुनते भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंसर्न तो यही है कि ठीक है, अगर आपको वो मनी अगर आप अर्न भी कर रहे हो, जॉब क्रिएशन कर रहे हो, तो नेचुरल वो जॉब क्रिएशन का भी इनको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा और मनी का भी इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम जो मनी और जॉब क्रिएशन करेंगे वो इनके बदले में करेंगे, मतलब इनको सर्वाइव करके फिर हम करेंगे। सेकंड कंसर्न क्या होता है, दस थ्रेटन देयर लाइवलीहुड, वही जो हमने अभी बात कर ली, लाइवलीहुड को थ्रेटन करता है और डिस्प्लेसमेंट नेचुरली इनकी होगी ही होगी। और थर्ड जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट रह रहा है आजकल के टाइम में, वो क्या है, इन्वायरमेंट इशू। क्योंकि देखिए एक्सट्रैक्शन से ये हमें पता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स मर्ज हो जाते हैं, जिसका हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से इन्वायरमेंट इशू बहुत मेजर कंसर्न बन के रह जाता है। अब देखिए, ये तीनों जो हमने इश्यूज डिस्कस किए हैं, इन तीनों में से कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जिसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये भी ऐसी चीज है, मनी अर्न करना और जॉब क्रिएशन, ये
दोनों इशू भी ऐसे नहीं है जिन्हें हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम किस हिसाब से डिसीजन ले? अब देखिए, ये डिसीजन जो लेगा ना, वो कौन लेगा? पॉलिटिकल पावर। उसका कारण क्या है? देखिए, सच क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय एक्सपर्ट्स, क्योंकि देखिए हर एक फील्ड का जो एक्सपर्ट होगा वो उस फील्ड की बात करेगा। मगर जब आप किसी कंट्री की बात कर रहे हो ना, वो किसी एक पर्सन की विल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि ये ब्रॉडर क्वेश्चन है, तो ब्रॉडरली ही हमें सोचना पड़ेगा। दे इन्वॉल्व वेइंग इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अदर, क्योंकि हर सोशल, देखिए ये जो जितने भी हमने कंसर्न्स डिस्कस किए सभी जेन्युइन है, तो सभी को कंसीडर करना जरूरी है। बट अगर हम सबको कंसीडर करेंगे तो हम सिर्फ कंफ्यूजन में रह जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से डिसीजन तो लेना पड़ेगा, मगर ये देखना पड़ेगा, देखिए हर चीज इंपॉर्टेंट है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे हम अपना बोलते हैं ना कि जब हम अपना स्टडी प्लान बनाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि प्रियोरिटी में क्या है, प्रियोरिटी देख के फिर हमें करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आइडियली तो हमें ये होना चाहिए कि न्यूज़पेपर भी हो, ये भी हो, वो भी हो, मगर वो कितना आप कर सकते हो, कितना टाइम डिवोट कर सकते हो, उस हिसाब से आपको प्रियोरिटी वाइज अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है कि किसको आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो वो मैटर करेगा, क्योंकि जो आपका डिसीजन है वो सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं होता है, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होता है। तो इस वजह से क्या है, इन डेमोक्रेसी दीज डिसीजन शुड हैव टू बी मेड बाय पीपल। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में हम क्या बोलते हैं, जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके पास सारी पावर रहती है, उनके पास मेन अथॉरिटी रहती है। तो ये डिसीजन लेने का हक भी किसको है? उन्हें ही है, मगर वो खुद से तो नहीं लेंगे। क्योंकि जैसे हम अपनी इंडिया की ही बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया के केस में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो सिटीजन्स हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है। तो इस वजह से ये जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया ना, जिसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं, उसका डिसीजन भी कौन लेगा? ये रिप्रेजेंटेटिव लेगा। इसी वजह से हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिटिक्स इन प्लान डेवलपमेंट। अब समझ में आ ही गया होगा कि पॉलिटिक्स का क्या मतलब था प्लान डेवलपमेंट में। Thus government have to decide on which they pay more and which way of development they will go। क्योंकि देखिए डेवलपमेंट का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। अब देखिए अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट की बात करेंगे, मतलब फार्मर की बात कर लो, सपोज कि अगर हम फार्मर की बात कर रहे हैं, तो फार्मर का क्या कंसर्न रहेगा कि उसकी जो नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फार्मर की बात करें, वो ये बोलेगा कि मेरे को 24 घंटे लाइट चाहिए और उस 24 घंटे की लाइट में ना मैं 24 घंटे जो मेरा ट्यूबवेल है या जो मेरी इरिगेशन फैसिलिटी जो मुझे प्रोवाइडेड है मैं उसे यूज करता रहूं। मगर वो कंसर्न जेन्युइन तो नहीं होगा, क्योंकि ठीक है इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, वी ऑल एग्री, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी को वेस्ट करो, आपको पानी को बहुत जुडिशली यूज करना चाहिए। तो फार्मर का कंसर्न ये हो गया, फार्मर के लिए डेवलपमेंट ये है कि 24 घंटे वो पानी यूज कर सके। अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो उसका कंसर्न क्या रहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहे पानी कहीं भी किसी भी रिवर में डाल दूं, मेरी इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है वो मैं कहीं भी डाल दूं, मुझे कोई कुछ भी ना कहे और मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लूं। मगर इसका भी जो कंसर्न है उसे हम एग्जैक्टली तो पूरा नहीं कर सकते। इसका जो डेवलपमेंट का सिनेरियो है, इसका डेवलपमेंट का सिनेरियो है, हर किसी के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है, बट जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उन्हें चुनना होता है कि कौन सी डेवलपमेंट को वो चाहते हैं कि किस हिसाब से जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो एक्चुअल में इफेक्टिवली चलेगी। देयर आर सम बेसिक पॉइंट्स एग्रीड बाय ऑल वाइल डेवलपिंग पॉलिसीज। जब पॉलिसीज बन रही थी, क्योंकि देखिए जो चैलेंजेस हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इवन इससे ज्यादा ही चैलेंजेस उस समय थे जिस समय हमारे जो लीडर्स थे वो प्लान कर रहे थे डेवलपमेंट के बारे में। क्योंकि आज हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, आज हम कम से कम कहीं ना कहीं तो पहुंचे ही हैं, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के बाद हम जीरो से हमें स्टार्ट करना था। आज हम बिल्कुल भी जीरो पे नहीं है, हमें भी पता है कि इंडिया इस समय अच्छी पावर बनके दुनिया में उभरी है। तो इस वजह से आज फिर भी बेटर सिनेरियो है और पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिनेरियो था। तो उसमें भी फिर भी जो हमारी लीडर्स थे या जो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर वो सबकी सहमति थी, कंसेंसस था कि हाँ डेवलपमेंट पॉलिसीज में ये तो ज़रूर होगा। और वो दो चीज़ें क्या थी? डेवलपमेंट वुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी के ऊपर, मतलब जो स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम ने,
उसमें भी उन्होंने क्या बोला था कि हाँ, हम अंडर प्रिविलेज या जो इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड लोग हैं, हम उनके ऊपर भी काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब वो भी होगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि वो आप स्पीच जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि जो लीडर्स थे ना, उनकी क्या मेंटल स्टेटस था जब वो पॉलिसीज डिजाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डेवलपमेंट होगी उसका मतलब ये नहीं होगा कि किसी सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में सोचा जाए। उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात होगी, ठीक है, वो तो होना ही है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हम जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है ना, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और सेकंड क्या था कि गवर्नमेंट शुड प्ले की रोल इन इट। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, हम लोग जो मार्केट है उसे फ्रीली वर्क करने देंगे, जैसे कि नॉर्मली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है, बट हमारा कंसर्न क्या रहेगा, ठीक है, मार्केट फ्रीली काम करे, जो कि आज भी हम कहते हैं कि मार्केट फ्रीली काम करता है, हम मार्केट में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करते। बट अगर सिचुएशन कहीं ऐसा लग रहा होता है कि वो ख्योस मचा सकती है हमारी इकोनॉमी में, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज या आरबीआई की हम बात करें तो वो इंटरवीन करते हैं। उनके पास बहुत सारे टूल्स हैं। जब हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम अच्छे से देखेंगे कि आरबीआई के पास कौन से टूल्स हैं जिससे कि वो रेगुलेट कर लेती है इकोनॉमी को, अगर उसे लगता है कि इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। ये तो हमने आरबीआई की बात करी। अगर वैसे भी हम बात करें, इन जनरल हम बात कर रहे हैं इस समय, तो इन जनरल भी ये उनमें कंसेंसस था कि गवर्नमेंट जो भी मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर की रोल प्ले करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्रीली छोड़ देगी, गवर्नमेंट रेगुलेटर का काम करेगी। तो ये दो चीजें थी जो उनके दिमाग में क्लियर था कि हाँ, हमारे डेवलपमेंट का मतलब ये दो चीजें तो जरूर होगा। डेवलपमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, जो हमने बात कर ली। दस देयर इज बाउंड टू बी कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिबेट्स। वो तो हमने देख ही लिया कि हर किसी का अपना अपना वर्जन होगा डेवलपमेंट का। जैसे हमने बात की थी ना कि सेकुलरिज्म हर जगह का अलग होता है, ठीक है, उस हिसाब से डेवलपमेंट हर पर्सन के लिए ही इवन अलग होती है। कोई कुछ सोचता है डेवलपमेंट को लेके, कोई कुछ सोचता है। तो नेचुरली हर किसी का अगर वर्जन अलग है डेवलपमेंट का, तो कॉन्ट्राडिक्शंस भी होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगी, डिबेट्स भी होगी। बट डिबेट्स होना कंस्ट्रक्टिव होता है किसी भी सोसाइटी में, जब तक कि वो डिबेट्स का लेवल ना हाई रहे। अगर हम उसे कम्युनल लेवल्स पे ले जाएंगे ना, तो वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। और इवन हमारी जो इकोनॉमी या हमारी जो कंट्री है या एथिकल वैल्यूज है, उन्हें नीचे ही या हम कहें कि उसे डिग्रेड ही कर देता है। इन फर्स्ट डिकेड डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, क्योंकि अगर आप सोशियोलॉजी में भी एक टर्म आती है मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। एक ही इंडिया के केस में क्या था कि मॉडर्न का क्या मतलब था, वेस्टर्नाइजेशन। एक ही अगर हम वेस्टर्न की नकल करेंगे, मतलब जो वेस्ट में कंट्रीज थी, अगर हम उनकी नकल करेंगे तो हम सोचते थे कि हम बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं। इवन कई लोग आज भी ऐसा सोचते हैं कि मॉडर्न का मतलब वेस्टर्नाइजेशन है, कि हाँ, मॉडर्निटी का मतलब अगर हम जीन्स पहन लेंगे तो हम मॉडर्न हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो ड्रेसिंग सेंस है, मॉडर्निटी अलग चीज होती है। बट फर्स्ट डिकेड में तो देखिए, हम तब शुरुआत ही कर रहे थे, तब इतनी सारी चीजें तो नहीं पता थी ना। विद टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता है, आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि क्या क्या चीजें हैं जो आपकी सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं या नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, हम वेस्टर्नाइजेशन के लिए नहीं जा सकते। वेस्टर्न जो इथोस है, वेस्टर्न जो वैल्यूज है और जो इंडियन वैल्यूज है, वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है, ये वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में ना हम लोग बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू के नाम पे डिलेमा में फंस जाते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न वैल्यूज अलग रहती है और हमें जो सिखाया जाता है वो अलग रहता है। पर फर्स्ट डिकेड में क्या था, जो डेवलपमेंट था ना, उसका मतलब था मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन का मतलब था वेस्टर्नाइजेशन। ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो हमारे पास दो मॉडल्स थे कि हम दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते थे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। क्योंकि अभी हमारा क्या कंसर्न है, प्लान करनी है हमें अपनी इकोनॉमी सो दैट कि हम डेवलपमेंट के पाथ पे चल सके। तो सबसे पहले हमें मॉडल देखना पड़ेगा कि हम किस मॉडल के ऊपर चलेंगे। तो मॉडल कौन से थे, एक तो फर्स्ट था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, जो कि यूएस के केस में है, और सेकेंड था सोशलिस्ट मॉडल, जो कि यूएसएसआर के केस में था। लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल का मतलब था कि हम मार्केट को फ्रीली छोड़ दें, कि हाँ ठीक है, आप जो कैपिटलिस्ट हैं या जिसके पास जो अपना टैलेंट रखता है वो उससे गेन करे, और जो गवर्नमेंट है वो बीच में इंटरवीन नहीं करेगी। ये था यूएस के केस में, आज भी चलता है।
और सेकंड था सोशलिस्ट मॉडल। सोशलिस्ट मॉडल में क्या था, जो यूएसएसआर के केस में था, सोशलिस्ट मॉडल में ये था कि जो गवर्नमेंट है ना वही एक तरह से सब कुछ करती थी, जो भी प्राइवेट एसेट्स वगैरह थे उस पर भी अथॉरिटी रखती थी और उसे रेगुलेट कर सकती थी। तो ये था सोशलिस्ट मॉडल। तो इसमें अगर हम देखें ना तो इसमें रेगुलेशन कुछ ज्यादा ही हो गया और इसमें रेगुलेशन है ही नहीं। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था। हमने क्या बोला था, की रोल प्ले करें, मगर ऐसा तो नहीं बोला कि बस सब कुछ वही करे। हमने इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करवाना था अपनी गवर्नमेंट से, मगर उसका मतलब ये नहीं था एक ही जो गवर्नमेंट है वही सब कुछ करती रहे। तो दोनों ही मॉडल अगर हम देखें ना तो हमारी जो सिचुएशन थी या हमारी जो कंसेंसस था डेवलपमेंट पॉलिसीज को लेके उसको सूट नहीं कर रहे थे। अब वही यहाँ लिखा है कि फ्यू सपोर्टेड फर्स्ट वन, मतलब लिबरल कैपिटलिस्ट, और कुछ बोलते थे कि सेकेंड वन दैट मीन सोशलिस्ट। मगर फिर भी हर किसी को वही बात, जैसे हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था ना कि ये दो चीजें तो हर किसी के माइंड में थी कि हाँ ये दो चीजें हमें अपनी डेवलपमेंट पॉलिसीज में रखनी है। तो उस हिसाब से ही कुछ कंसेंसस नेचुरली फिर बनने ही थे, जो कि नेशनल मूवमेंट के दौरान ही इन लोगों के माइंड में क्लियर था कि हाँ ये चीजें इंडिपेंडेंट इंडिया के केस में होंगी। वो क्या था, पॉवर्टी एलिवेशन, क्योंकि वही बात फिर से आती है, जो स्पीच थी उसमें भी ये बताया गया था कि उन्हें क्या क्या इंडिपेंडेंट इंडिया के केस में चाहिए। पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वजह से ना तो हमने क्या करा, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, ठीक है वही अभी जब मैंने बात करी थी आरबीआई का, जब मैंने एग्जांपल लिया था कि हम लोग मार्केट को फ्रीली चलने देते हैं, बट उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री होती है। पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर भी हम अपना पैसा खर्च करते हैं। देखिए अगर हम यूएस की बात करें ना तो यूएस में ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम इंडिया के केस में देखते हैं कि अंत्योदय योजना हो गई, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय योजना जो चलती हैं, ठीक है, ये पीडीएस सिस्टम, तो ये सब इंडिया के केस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम इन चीजों में बिलीव करते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट है ना वो हमारी जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल है ना उनको भी, वो उनकी नीड्स को भी कैटर करे। इसी वजह से हमने ना लिबरल कैपिटलिस्ट जो मॉडल था वो पूरी तरह अपनाया था, ना सोशलिस्ट अपनाया था। क्योंकि अगर आप सोशलिस्ट अपना लोगे ना तो उसमें क्या रहेगा, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनके पास इतना इंसेंटिव नहीं रहेगा चीजें करने का, न्यू इन्वेंशंस करने का, जो कि प्रॉब्लम अराइज भी हुई थी, हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी तक के लिए यहाँ देख लेते हैं कि हाँ मतलब ब्रॉड कंसेंसस था कि हाँ हम ये चीजें, गवर्नमेंट जो इंडिपेंडेंट इंडिया की होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो ये चीजें जरूर करेगी। तो डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर एंड नीड फॉर गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिजाइन और प्लान फॉर डेवलपमेंट। एक ही हम जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ेगा। और इवन इंडिया का तो केस ही अलग था, क्योंकि क्या बात हो रही है, इन मोस्ट केसेस इंडस्ट्रियलिस्ट वांट टू हैव ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें कि जो गवर्नमेंट है या कोई भी और भी ऑर्गेनाइजेशन है ये वो इंटरवीन नहीं करती, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है ना उसे चलने देती है। क्योंकि हर जगह पे नॉर्मली इंडस्ट्रियलिस्ट मानते थे कि हाँ हमें ओपन इकोनॉमी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो नेचुरली वो ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे, तो इसलिए वो तो यही चाहेंगे कि ओपन इकोनॉमी हो। और वो रिजेक्ट करते थे कि प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए फिर उसमें प्लानिंग के हिसाब से तो रेगुलेशन आ जाती थी। पर इंडिया के केस में कुछ अलग ही था। इंडिया के केस में क्या था, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना वो भी इकट्ठे हुए थे 1944 में और उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था एक की प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए इंडिया के केस में, जिसे कि बॉम्बे प्लान कहते हैं, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के केस में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही चाहते थे कि हाँ प्लान्ड हो, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया देखिए हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारा सिनेरियो अलग था। हमारे इंडिया के केस में पॉवर्टी बहुत थी, इलिटरेसी बहुत थी, तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उसके लिए प्लान्ड इकोनॉमी होना लाजमी था, नहीं तो इंडिया वाज डूम्ड टू फेल। तो इस वजह से सबको क्लियर था कि हाँ प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। तो प्लान करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब देखिए प्लानिंग तो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको असाइन करना पड़ेगा जो वो प्लानिंग करेगी। तो वो कौन सी थी, प्लानिंग कमीशन, जो कि हमें पता है जिसकी जगह पे अब नीति आयोग बना है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वैसे क्या था, प्लानिंग कमीशन केम इनटू बीइंग विद पीएम एज चेयरपर्सन। और ये प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, 5 ईयर प्लान देती थी। और ये 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन देती थी वो एक तरह से हम देखें तो हमने किससे कॉपी किया था, यूएसएसआर से, मतलब सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने डिस्कस किया था। और जो 5 ईयर प्लान बने थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 तक। इस प्लान में क्या था, जो हमारी मेन कंसंट्रेशन थी ना वो ये थी कि हमें पॉवर्टी से बाहर निकलना है।
और हमने जब डिस्कशन किया था फर्स्ट चैप्टर में इवन देख लिया था कि इंडिया के केस में क्या था, पॉवर्टी थी और जो हमारी इकोनॉमी थी ना वो मोस्टली एग्रीकल्चर ड्रिवन थी। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन थी, इवन आज भी ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर जो हम इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए। तो तब भी ऐसा ही था, तब भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हमारी इकोनॉमी थी। तो इस वजह से पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो वही फर्स्ट ईयर में हुआ था, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था। एड्रेस्ड मेनली एग्रेरियन सेक्टर, क्यों? क्योंकि हमने बात की क्या कही है कि साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकलना, तो नेचुरली जिसपे ज्यादा लोग डिपेंडेंट है उस सेक्टर को आपको टैकल करना पड़ेगा। और वो कौन सा था, एग्रेरियन सेक्टर। और उसमें एग्रेरियन सेक्टर के कंसर्न्स आपको डील करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज बनानी पड़ेगी। तो इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट का क्या कंसंट्रेशन था, डैम्स बनाना और इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना। मगर इस रास्ते में, मतलब इस डेवलपमेंट के रास्ते में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल था वो क्या था, पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है इंडिया के केस में जमींदारी सिस्टम था, और जमींदारी सिस्टम अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हो तो उसके अंडर क्या रहता था, कोई एक जमींदार है तो उसके पास बहुत सारा लैंड होता था, और वो क्या करता था, वो टेनेंट्स रखता था, उनको मतलब जमीन देता था कि हाँ आप इस पे अपनी फसल वगैरह उगाएं। मगर जो ये जमींदार होता था ना, इसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी रहती थी और एक्चुअल में ये एक्सप्लॉइट करता था टेनेंट्स को। मतलब उनको एडिक्वेट ना पैसे मिलते थे ना राइट्स मिलते थे। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखिए जमींदार जो कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर से कुछ मतलब सिर्फ उसका मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट गेन करना, मगर उसको वैसे एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो नेचुरली वो इन्वेस्टमेंट भी कमी करता था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट देखिए हर सेक्टर इन्वेस्टमेंट मांगता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट मांगता है, मगर वो तो करता ही नहीं था। तो इस वजह से क्या था, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होने के चांसेस ही नहीं थे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा था, क्योंकि उनका फोकस क्या है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, तो उन्होंने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे। मगर ये लैंड रिफॉर्म्स हर जगह पे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, वो हम आगे देखेंगे। पर अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे ताकि ये जो प्राइम ऑब्स्टेकल था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे टैकल किया जा सके। वन ऑफ बेसिक एम वॉज टू रेज लेवल ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि देखिए ज्यादा लोग किस में डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, दैट मीन्स हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था 1957 से 61 के बीच में। उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल अलग था। उनका क्या था, हैवी इंडस्ट्रीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस प्लान को किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, पीसी महलनोबिस। इसी वजह से इनके नाम से भी इस प्लान को जाना जाता है। और इस प्लान को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसने मतलब मेन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह से हम बोले इंडिया का शुरू हुआ था, वो इसी 5 ईयर प्लान से हुआ था। इसका कहना ये था कि हमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए। इस 5 ईयर प्लान के अंडर क्या हुआ था, इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी थी गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो थोड़ी सी इवॉल्व कर जाए। क्योंकि आप देखिए इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो इतनी ज्यादा हमारे ऊपर कॉलोनियल पावर रूल करती थी, तो हमारे पास इतने ज्यादा एक्सपर्टीज तो थी भी नहीं। जबकि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उसकी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से डेवलप थी। तो अगर वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हमारी इकोनॉमी में आएंगे तो देखिए जो लोग होते हैं ना, वो तो वही चूज करेंगे जो उनको सस्ता मिलेगा और जो उन्हें बेटर लगेगा। और जो अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो उनकी जो इंडस्ट्रीज थी वो ज्यादा इवॉल्व थी, तो वो ज्यादा चीपर रेट पे वो चीजें प्रोवाइड कर सकती थी। पर इंडिया के केस में जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो इतनी डेवलप तो थी नहीं, तो उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत थी, जो कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के थ्रू किया। उसने क्या किया, टैरिफ लगाने शुरू कर दिए इंपोर्ट पे, ताकि ये जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स है ना टैरिफ के कारण थोड़े महंगे हो जाएंगे, और फिर जो लोग है ना वो तो सस्ती चीज देखेंगे तो वो इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। मगर ये एक्चुअल में ना इतना ज्यादा इफेक्टिवली चला नहीं था, क्योंकि जो लोग थे ना, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उन्हें क्या लगा कि हाँ हमारा इतना कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं, तो इस वजह से वो थोड़े ना लेथार्जिक हो गए थे। उनमें इतनी कंपटीशन की भावना नहीं रही थी, जो एक तरह से गवर्नमेंट ने अपनी समझ में अच्छा स्टेप लिया था, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर हमारी इंडस्ट्रीज ने उसे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण उसका इतना फायदा नहीं मिल पाया था। ये तो एक बात हो गई कि हाँ उन्हें इतना फायदा नहीं मिल पाया। और दूसरा क्या रहा कि देखिए हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी तो थी भी नहीं ना, हम तो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, तो इस वजह से क्या होता था, हमें जो सारी टेक्नोलॉजी वगैरह थी ना वो वेस्टर्न कंट्री से ही लेनी पड़ती थी। अब वेस्टर्न कंट्री से लोगे तो वैसे भी आप इंपोर्ट ड्यूटी तो लगा ही रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि जब आप
टेक्नोलॉजी खरीदोगे तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी वो हटा के देंगे, तब भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, तो उस वजह से क्या होता था, वो महंगी हो जाती थी। तो वही यहाँ लिखा है, बट एज इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड दस हैड टू स्पेंड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज ऑन बाइंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। क्योंकि देखिए फॉरेन एक्सचेंज क्यों, फॉरेन कंट्री से जब हम कुछ खरीदते हैं तब क्या रहता है, उनकी मतलब फॉरेन करेंसी में यूज होती है, जैसे कि डॉलर की फॉर्म में यूज होता है। हमें आज भी पता है, अगर आप इंडिया से बाहर पेमेंट कर रहे हो या बाहर से इंडिया में पेमेंट आ रहा है, तो इंडिया में आ रहा है तो रुपीज में मिलेगा, बाहर जा रहा है तो डॉलर में होगा। इसका मतलब क्या है, वो कन्वर्जन हो रहा है। तो जो बैंक होते हैं ना, जो कन्वर्जन करते हैं, उनके पास फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, तो वो फॉरेक्स रिजर्व यूटिलाइज हो जाते हैं जब अगर हम उनसे एक्सेसिवली यूज करें। जैसे हम लोग न्यूज में भी पढ़ते हैं कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो वो बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम सेविंग भी ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज हमारा वही फॉरेक्स रिजर्व हम सारा का सारा पेमेंट्स में यूज कर लेंगे तो वो नेचुरली वो खत्म हो जाएगा, जो कि उस समय हो रहा था कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा मतलब इन चीजों में जा रहा था। इसमें क्या था, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही थी इंडस्ट्री में देन इन एग्रीकल्चर। बट जो ना एक थोड़ा ज्यादा अच्छा मतलब चीज नहीं मानी गई थी, क्योंकि ये बैलेंस होना चाहिए था। क्योंकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी थी, आज भी है पर पहले भी थी। तो एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है और अभी अभी आप आजाद हुए हो, लोगों को थोड़ा टाइम भी नहीं मिला है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और आपने अपना कंसंट्रेशन एकदम से इंडस्ट्री पे शिफ्ट कर दिया। तो इस वजह से ना इंडस्ट्री इतने अच्छे से डेवलप हो सकी, ना एग्रीकल्चर हो सका। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो भी लगभग सेकंड 5 ईयर प्लान के हिसाब से ही था। ये तो एक इंट्रोडक्शन है, जब आप इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे ना हम लोग 5 ईयर प्लान्स, तो उसमें सारे अच्छे से आएंगे और फिगर्स के साथ आएगा कि कितनी डेवलपमेंट हुई थी, क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या प्रॉब्लम्स नहीं थी। पर अभी के लिए हमने ये समझ लिया डेवलपमेंट का मतलब क्या था। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर था, और सेकंड 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट का मतलब क्या था, इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं कौन सी कंट्रोवर्सीज अराइज हुई थी ड्यू टू दिस टू, बिल्कुल जो कि दो बिल्कुल ऑपोजिट हम बोल ले 5 ईयर प्लान थे। फर्स्ट क्या थी, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, जो कि हमें पता ही है। फर्स्ट था वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट था और सेकंड इंडस्ट्री पे था। अब कौन सा सेक्टर पे आपको डिपेंडेंट होना चाहिए था, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री के फेवर में है वो तो ये बोलेंगे डेवलपमेंट के लिए तो आपको इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करके तो आप सब कुछ नहीं पा सकते। और खासकर उस समय, जिस समय की ये बात है, तब ये बोला जाता था कि एग्रीकल्चर ड्रिवन जो इकोनॉमी है ना वो बैकवर्ड है। ठीक है, इतना अच्छा नहीं माना जाता था। जब चाइना राइज हुआ था उसके बाद ये सबकी थोड़ी मेंटालिटी चेंज हुई थी कि ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर ड्रिवन जो इकोनॉमी है वो कुछ नहीं कर सकती, वो फिर भी मतलब डेवलपमेंट के रास्ते पे काफी आगे निकल सकती है। Some believe second 5 year plan caused agriculture and rural India to suffer. वो तो हमने देख ही लिया। Gandhian economist like J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization. But actual जो problem था वो कहाँ था, actual failure was not that of policy but its non-implementation, because land owning class had lot of social and political power. मगर हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम इसमें नहीं था कि पॉलिसी में मतलब हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया था या इंडस्ट्री पे। जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुई थी। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने क्या बात करी, लैंड रिफॉर्म्स की। अगर लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपरली हुए होते तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से डेवलप हो जाता। मगर लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टिवली क्यों नहीं वर्क करे, क्योंकि मैंने क्या बात करी थी, जमींदार जो थे क्या थे, वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, मतलब उनके पास पैसा भी बहुत था, पॉलिटिक्स में उनकी पावर भी चलती थी, लॉबिंग का वो काम करते थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा था, जानबूझ के लैंड रिफॉर्म्स को इनइफेक्टिव बनाया था ताकि उनके पर्सनल गेन हो सके। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ना लॉबिंग की, इसकी वजह से एक्चुअल में हमारे में जो हमारे 5 ईयर प्लान्स में प्रॉब्लम आई थी। अदरवाइज वो अपने आप में मास्टरपीस थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फर्स्ट कंट्रोवर्सी तो यही होती है। सेकंड कंट्रोवर्सी क्या है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। वो हमने बात कर ली कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी थे, ना ही हम प्योरली कैपिटलिस्ट थे, ना ही प्योरली सोशलिस्ट थे, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। मगर क्या था, मच ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स। स्टेट कंट्रोल की हैवी इंडस्ट्रीज।
देखिए एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री वाले ये कुछ चीजें तो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी कि ठीक है कोई बात नहीं आप इसे मैनेज कर लो, मगर स्टेट ने अपने हाथ में, हमने क्या बात करी थी कि ये कंसेंसस था कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो की रोल प्ले करेगी। तो वही स्टेट ने किया। उन्होंने क्या करा, जो की इंडस्ट्रीज थी ना, हैवी इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रेड वगैरह हो गया, तो ये अपने हाथ में रखा था, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे वो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसे भी मैनेज कर सके। जो पब्लिक सेक्टर की हम बोल रहे कि हर्डल्स जो इन्होंने डाली थी प्राइवेट कैपिटल के लिए, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थी ना, वो लाइसेंस और परमिट्स की आई थी कि जो हर प्राइवेट सेक्टर में, मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहता था प्राइवेट प्लेयर, उसको क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। और वो लाइसेंस के कारण क्या होता था, देखिए करप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, और अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए लोग बहुत सारी हर्डल्स भी बिठा देते थे। तो ये बहुत बड़ी इशू अराइज हो गया था ड्यू टू दिस पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ऑन अदर हैंड स्टेट्स पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स टू चेरिश डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मेड देम इनकम्पेटिटिव, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। स्टेट कंट्रोल मोर थिंग्स देन वर नेसेसरी एंड लेड टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। करप्शन तो होना ही था जब लाइसेंस राज आ गया था। सम बिलीव स्टेट डिड नॉट स्पेंड सिग्निफिकेंटली फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, क्योंकि देखिए हमने क्या डिस्कस किया है, जो गवर्नमेंट थी उसका फोकस क्या था, एग्रीकल्चर था या इंडस्ट्री था, मगर एजुकेशन और हेल्थ केयर की तो कोई बात भी इतनी ज्यादा नहीं कर रहा था। उसका कारण भी था, देखिए आप क्रिटिसाइज तो कैसे भी कर सकते हो, पर जब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, सबसे पहले तो हमें अपनी नेशनल इनकम बढ़ानी थी, उसके बाद हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के बारे में सोच सकते थे। क्योंकि देखिए हर चीज को इकट्ठे मैनेज नहीं किया जा सकता जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो। तो ठीक है, ये क्रिटिसिज्म है, बट इतना ज़्यादा जस्टिफेबल नहीं है, क्योंकि देखिए आज जब हमारी नेशनल इनकम इतनी ज़्यादा है, तब भी हम देखते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं की जाती है। अगर हम आउटकम्स की बात करें, इन जो प्लान्ड इकोनॉमी, जो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान डिस्कस किया, उसके मेजर आउटकम्स की बात करें तो उसमें हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म की वैसे ही बात कर रहे हैं। जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाए थे मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, एज पॉलिटिकल पावर रिमेन्ड इन हैंड ऑफ लैंड ओनिंग क्लासेस, जो हमने डिस्कस कर लिया, जो लॉबिंग होती थी उसके कारण। बट क्या हुआ था, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ वर लेड इन दिस अर्ली फेज। सम ऑफ लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे भाखड़ा नंगर या हीराकुंड फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन, हैवी इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर जैसे स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, ये सब कुछ कब स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान्स पे। तो वही मैं पीछे बात कर रही थी कि क्रिटिसाइज तो आप कैसे भी कर सकते हो, मगर जितने लिमिटेड रिसोर्सेज थे उस हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट थी ना उस समय की, उसने बहुत इफेक्टिवली काम तो किया था। अब देखिए कहीं ना कहीं देखो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही ये होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। वन स्ट्रोक में आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो, वो विद टाइम जब आप चीजें इंप्लीमेंट करते हो तब प्रॉब्लम्स निकल के आती है, क्या प्रॉब्लम्स है, और तब आप उनसे डील कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसकी फॉर्मलाइजेशन फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुई थी। और सेकंड क्या था, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, मानते इक्वली सक्सेसफुल नहीं थे सारे स्टेट्स में। देखिए हम बात कर रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म्स इक्वली सक्सेसफुल नहीं थे, उसका क्या कारण था, जो लैंड है ना, हमने अपने डिस्कशन में देखा था स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो लैंड है ना वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो नेचुरली इसके ऊपर कौन डिसीजन ले सकता था, स्टेट। तो इस वजह से भी बोल सकते हैं, बट ठीक है ये इतना ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस की डोमिनेशन थी, तो अगर वो चाहते तो इफेक्टिवली कर सकते थे। बट प्रॉब्लम क्या थी, वही बात लॉबिंग की, कि ये जो लोग थे जो इन्फ्लुएंशियल थे बहुत ज्यादा, तो इस वजह से ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे उन्हें अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर लेते थे। बट फिर भी ऐसा बोला जाता है कि जो एबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ जिम्मेदारी था उसमें 2 चीजों की मदद मिल रही थी। फर्स्ट क्या थी, एक कि इस एक्ट से जो हमने क्या बात करी थी, जो जमींदार थे उनका इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता था एग्रीकल्चर लैंड में, तो उनके हाथ से वो क्लास जिनको लैंड की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, ना इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, उनके हाथों से वो लैंड निकल के बाकी लोगों के हाथ में आया जो जेन्युइनली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहते थे। और दूसरा क्या था, रिड्यूस लैंडलॉर्ड्स डोमिनेंस इन पॉलिटिक्स। देखिए जो लैंडलॉर्ड से उनकी डोमिनेंस कम करने के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी एक्ट में ना टेनेंट्स की सिक्योरिटी के लिए भी प्रोविजन था, क्योंकि टेनेंट्स को आप ऐसे ही एविक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए पर्टिकुलर प्रोविजंस थे। तो ये 2 चीजें थी, ठीक है। मगर फिर भी जो 2 प्रोविजन जो सबसे कम सक्सेसफुल रहे थे वो क्या था, एक तो सीलिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग बाय सिंगल पर्सन, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बाय सिंगल पर्सन।
फिर लोग क्या करते थे, अब जैसे सपोज कीजिए किसी के एक सीलिंग रख दी, मगर क्या करते थे वो अपने नाम पे कुछ कर लिया, कुछ अपनी वाइफ के नाम पे कर लिया, कुछ अपने बच्चों के नाम पे। मतलब पेपर्स में तो ऐसा हो जाता था कि हाँ वो एक पर्सन के पास इतनी ज्यादा लैंड होल्डिंग नहीं है, बट एक्चुअल में इफेक्टिवली वो उस पर्सन के पास ही रहती थी। और सेकंड क्या था, प्रोटेक्शन टुवर्ड टेनेंट, क्योंकि देखिए आप प्रोटेक्शन तो दे रहे हो टेनेंट को, मगर जो टेनेंट है ना, अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने घर का ही, हम अपने घर में मेड लगाते हैं। सपोज कीजिए गवर्नमेंट कल को रूल बना देती है कि आपको एक मेड को इतने पैसे देने ही देने, जैसे सपोज कीजिए 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिया, मगर मेड्स कम नहीं सोसाइटीज में। तो अगर सपोज वो मेड मुझे बोलती है कि हाँ नहीं मैं 1000 में ही वर्क करूंगी, तो मैं बोल दूंगी कि तू रहने दे, कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगी। और जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि कोई ना कोई और मेड जरूर आ जाएगी जो इस मेड की जगह काम करेगी। तो नेक्स्ट मतलब ठीक है गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया, मगर फिर भी वो इतना ज्यादा मदद नहीं देगा मेड को। सेम एज इट इज यहाँ पे था, टेनेंट जो ऑलरेडी वीक थे उनके पास इतना ज्यादा मतलब नेगोशिएटिंग पावर नहीं थी कि वो जो इतने इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड है उसके खिलाफ खड़े हो सके। तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं करी थी। फिर थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि आउटकम था, वो क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों, क्योंकि देखिए इंडिया जो कि मतलब हमने बात करी ना कि एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट था, मगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के बावजूद हमारे इधर फूड क्राइसिस थे और हमें लोगों से मतलब स्पेशली यूएस से हमें फूड एड लेनी पड़ती थी, और जिस वजह से यूएस हमें प्रेशराइज भी करता था कि हम अपनी पॉलिसीज चेंज कर ले यूएस के फेवर में, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी। और फिर फाइनली क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा, सोचा ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का। उसमें उन्होंने क्या किया, ठीक है रिसोर्सेज की कमी, वो हमें पता ही है रिसोर्सेज की कमी तो थी ही थी, तो रिसोर्सेज की कमी थी मगर फिर भी वो चाहते थे कि हम फूड सफिशिएंट हो। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ठीक है हम चीजें तो लेके आएंगे, मगर हम सबसे पहले उन स्टेट्स पे अपना ध्यान देंगे जो हमें लगता है कि हाँ जो एडवांटेजियस सिचुएशन में है। जैसे कि सपोज कीजिए जो स्टेट जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है और जहाँ पे फार्मर्स के भी थोड़े मतलब इनकम अच्छी है, मतलब फार्मर्स के पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम पहले उन स्टेट्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। फिर जैसे वो डेवलप हो जाती है उसके बाद हम मतलब उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरी जो स्टेट्स हैं उनमें भी वो चीज इफेक्टिवली लाने की कोशिश करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। एक जगह पे अगर डेवलपमेंट हुई वो अपने आप बाकी जगह पे फैल जाएगी। और गवर्नमेंट ने फिर क्या करा, हाई यील्डिंग वैरायटी जिसमें से ज्यादा हम लोग बोल सके ज्यादा पैदावार की जा सकती हो, एग्रीकल्चर में यील्ड बढ़ा सकते हो, वो वैरायटी के सीड्स इंट्रोड्यूस किए, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब, और बेटर इरिगेशन फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड किया, और वो भी सब्सिडाइज रेट थे, ताकि जो फार्मर्स हैं वो इन्वेस्ट करें और फूड प्रोड्यूस करें, जिससे हमारी कंट्री जो है वो फूड सफिशिएंट हो सके। और ये हो भी गया, मगर इससे ना एक इशू अराइज हो गया। इशू क्या हुआ, इंक्रीज यील्ड बट ऑल्सो इंक्रीज पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस एंड रीजन्स। अब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए पंजाब की बात कर ले, ठीक है, वेस्टर्न यूपी की बात कर ले, तो ये लोग तो रिच हो गए, मगर इनमें ना पोलराइजेशन हो गया। ये जो दूसरी जगह के जो फार्मर्स थे ना उन्हें बहुत नीचे देखने लग गए, तो ये पोलराइजेशन भी इस ग्रीन रेवोल्यूशन से इंट्रोड्यूस हो गई। तो और भी जो दो आउटकम्स थे वो क्या था, डिफरेंस बिटवीन पुअर पीजेंट्री एंड लैंडलॉर्ड्स वर यूज्ड बाय लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज पुअर पीजेंट्री। डिफरेंसेस अराइज हो गए। उस डिफरेंसेस का देखिए पॉलिटिक्स हमने क्या बात करी थी, जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है। तो वो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन यहाँ भी एग्जिस्ट किया। जो हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन हो गया, कुछ फार्मर्स अमीर हो गए, कुछ गरीब रह गए, तो उस चीज का फायदा किसने लिया, लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने, और जो पुअर पीजेंट्री थी उसे ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा सके। और दूसरा क्या आउटकम हुआ था, मिडल पीजेंट सेक्शन दैट इज फार्मर विद मीडियम साइज होल्डिंग हु बेनिफिटेड from changes and soon emerge politically influential but this story of development to ये तो अभी तक हमने देखिए बात जो करी है ना, वो हमने डेवलपमेंट की जो बात करी है वो तो सही है, मगर 1960 के बाद इसमें सिग्निफिकेंट टर्न आया था। टर्न क्यों आया था, क्योंकि जब नेहरू जी की डेथ हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू की, तो उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करी थी। फिर कुछ और जैसे हम बात करें, वॉर की बात हो गई थी, चाइना वॉर हुआ था, पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस फिर रिड्यूस हो गया। सारी चीजें हैं वो हम अपने अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये देखिए अपना चैप्टर एंड करने से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि 1950 से 1980 के बीच में जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत कम रेट से उसने डेवलप किया था, 3 to 3.5%,
और फिर लास्ट में बात आती है केरला मॉडल की। उसमें क्या था, जो केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था उसमें उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म और इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर कंसंट्रेट किया था बहुत ज़्यादा, जो कि हमने क्रिटिसिज्म में देखा था कि जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसने हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया था, जबकि केरला मॉडल में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ था। और स्टेट हैज ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व पीपल इन मेकिंग प्लान्स एट पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए, आप एक चीज देखिएगा, ये जो आप बात कर रहे हो ना, यहाँ पे क्या थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, सीपीआई, है ना। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं केरला मॉडल से कि दस इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लानिंग हैज टू बी सेंट्रलाइज्ड नॉर इज ओनली बिग इंडस्ट्रीज एंड लार्ज प्रोडक्ट। एक ही ऐसा नहीं है कि प्लानिंग का मतलब सिर्फ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, जैसे हम बात कर रहे थे ना, नेशनल गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम बनाई और सेंटर्स में और स्टेट्स में उसे भेज दिया, तो ऐसा नहीं है। अगर स्टेट्स चाहे तो वो अपने आप से भी वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, और अगर स्टेट्स खुद से इनिशिएटिव लेगी ना तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जिसका एग्जांपल केरला मॉडल भी है, ठीक है। और ना ही ऐसा होता है कि सिर्फ आप डेवलपमेंट करने के लिए आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहें, आप ये जो बेसिक चीज़ें, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, इन पे अगर इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आप ह्यूमन कैपिटल बना रहे हो, और ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके साथ हमारा ये डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।